अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा मौजू इंतहाई अवामी दिलचस्पी का और पाकिस्तान की सियासी तारीख, सियासत और पाकिस्तान के विफाक के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई एक अहम डिबेट है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो चुकी है? पहला रुख बहुत पॉपुलर है। पूरा मीडिया, जिसे जनरल जिया के दौर में नए सिरे से डिजाइन किया गया था, उसकी एक ही राय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है और पंजाब में इसकी रीबर्थ या इसके दोबारा जन्म लेने के इम्कानात नहीं हैं। इस सवाल को दूसरे अंदाज से कभी देखने की कोशिश नहीं की जाती कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1988 के बाद पंजाब में दोबारा जन्म लेने की कोई कोशिश भी की है या नहीं, और अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी ने दोबारा हुकूमत बनाने की कोई कोशिश नहीं की है तो क्या ये पीपल्स पार्टी का इनखला समझा जाए? इस सवाल के जवाब को तारीख की रोशनी में देखते हैं। 1986 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिया के मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान वापस आती हैं। अब मार्शल लॉ और आम हुकूमत को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें, समझ लें। मार्शल लॉ बेपनाह ताकत का सिंबल होता है। मार्शल लॉ के सामने कोई आईनी, इखलाकी, कानूनी जवाज, रुकावट नहीं होती। जिया ने मार्शल लॉ लगाने के बाद, अपने कदम जमाने के बाद, फौज से, जुडिशरी से, एस्टेब्लिशमेंट जिसे इंतजामिया कहते हैं, पुलिस से, बाकायदा अपनी बेपनाह ताकत को इस्तेमाल करते हुए लिबरल, सेकुलर, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे कारकुन जो जमहूरियत पर यकीन रखते थे, जो मुखालिफ आवाज को सुनने की जुर्रत रखते थे और एस्टेब्लिशमेंट के सामने पूरे कद से खड़े हो सकते थे, उनको कत्ल कर दिया, सजाएं दी, उनके कारोबार बर्बाद किए, उनको अखबारात से निकलवा दिया, उनको नौकरियों से निकलवा दिया और ऐसे हालात पैदा किए गए कि अगर वो कत्ल नहीं हुए तो बैरून मुल्क भाग जाने में कामयाब हो गए। इन हालात में शहीद मोहतरमा वापस तशरीफ लाती हैं। 1988 का इलेक्शन होना है। जनरल जिया तैयारा हादसा में मारा गया। नए वक्त की नवीद है, लेकिन गुलाम इसहाक खान नामी सदर पाकिस्तान के मनसब पर काबिज शख्स डॉक्टर से पता करता है कि पता करे बेनजीर भुट्टो के यहाँ बच्चा किस रोज पैदा होगा और उस तारीख को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता है। मैं यहां पर पॉइंट आउट करूंगा कि क्या पीपल्स पार्टी को पंजाब या पाकिस्तान में कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड, बहुत दूर की बात है, ब्रीदिंग स्पेस, सांस लेने की आजादी भी दस्तयाब हुई है या नहीं? इस सवाल का जवाब हासिल किए बगैर हम इस डिबेट का कोई नतीजा नहीं निकाल सकते। इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी विफाक में अक्सरियत हासिल करती है, 94 नशिस्तें हासिल करती है कौमी असम्बली में। मुकाबले में 52 या 53 सीट्स के साथ IGI आती है। 3 दिन के बाद सूबाई असम्बली पंजाब के इलेक्शन होते हैं। सूबाई असम्बली में हैरत अंगेज तौर पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद इलेक्शन को खसूट लेने में कामयाब होता है, लेकिन उसकी यह कामयाबी हतमी नहीं है। उसे भी पंजाब की हुकूमत के हसूल के लिए 25 वोटों की जरूरत है या 26 वोटों की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की भी पंजाब में यही पोजीशन है कि अगर वो 25 वोट हासिल कर ले तो पंजाब में हुकूमत बना सकती है। आसान सा फार्मूला अमलियत पसंद सियासतदानों की जानिब से दिया गया। मुझे अब उस कौमी असम्बली के रुकन या साबिक वजीर का नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने कहा कि मोहतरमा 25 पजैरो मिल जाएं तो कल मैं पंजाब में आपका वजीर आला बनवा सकता हूं। और यह खाली खोली बढ़त नहीं थी, यह अमली तौर पर मुमकिन कदम था। अगर 25 MPs को उस जमाना की मशहूर और मारूफ गाड़ी हदियतन तोहफतन दे दी जाती तो पंजाब पीपल्स पार्टी के हाथ आ सकता था। आज जब मैं मीडिया में बैठे हुए दानिश्वरों की बात सुनता हूं, कहते हैं कि नवाज शरीफ का तो कोई कैलिबर ही नहीं था, बेनजीर भुट्टो अपने से छोटे बंदे के मुकाबला में खड़ी हुई और नवाज शरीफ को बड़ा बना दिया। बात ये दुरुस्त है,
زاویہ غلط کر دیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے یقینی طور پر نواز شریف کو بڑا بنایا، مگر اس کا مقابلہ کر کے نہیں بنایا، اسے سپورٹ کر کے بنایا۔ آپ اس زمانہ کی بے نظیر بھٹو کی اسمبلی میں کی گئی تقاریر کو جمع کریں اور غور سے سنیں۔ بے نظیر بھٹو کہتی ہیں کہ مجھے ہر مخالف قبول ہے جو ووٹ کے ذریعے حکومت میں آنے کی خواہش کرتا ہو۔ بے نظیر بھٹو نے کبھی نواز شریف کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج کے وقت کو سمجھانے کی خاطر کہتا ہوں کہ نواز شریف پر اس وقت آج کے عمران خان کا بھوت سوار تھا۔ 88 سے لے کر 99 تک میاں محمد نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کو جسم کے ہر حصے پر ضرب پہنچائی، آصف علی زرداری کو جسم کے ہر حصے پر ضرب پہنچائی، پاکستان پیپلز پارٹی کو جسم کے ہر حصے پر ضرب پہنچائی۔ اب ذرا آج تاریخ کا جائزہ لینا آسان ہو گیا ہے۔ اس زمانے کی بے نظیر بھٹو کو اب میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے میڈیا اور پاکستان کی سرکاری سطح پر لکھی گئی تاریخ تو یہ بات کبھی نہیں سمجھائے گی۔ میں خود سوچتا ہوں بے نظیر بھٹو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر نہیں تھی۔ باپ کی موت اور 10 سال کی جلا وطنی نے انہیں ایک جمہوریت کی ٹیچر میں کنورٹ کر دیا تھا۔ وہ ایک استاد تھیں، پاکستانی قوم کو جمہوریت سکھانے آئی تھی۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کے تمام سیاسی مخالف انگلی کی گرفت سے آزاد ہو کر سیاست دان بن جائیں، اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں اور سیاست لڑیں۔ بدقسمتی ہے پی 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 کے سیاست کے مقابلے میں جب بھی کوئی افراد لائے گئے وہ دماغی طور پر اس قدر مضبوط لوگ نہیں تھے جو تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے۔ وہ دیر تک انگلیوں پر ناچنے کی پریکٹس کرتے رہے، انہیں ان معاملات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب میں اپنے موضوع سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ پوری تمہید میں نے کیوں باندھی۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں دوبارہ ری برتھ کی کوئی سنجیدہ کوشش کی ہے؟ نہیں، صاف جواب ہے 1988 کی حکومت سے پہلے بے نظیر بھٹو کا پاکستان میں قیام ممکن نہیں تھا۔ اس زمانہ میں بھی بم دھماکے ہوتے تھے اور بم دھماکوں کا ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہوتی تھی۔ 88 میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن جاتی ہیں تو سیکیورٹی کا ایشو کھڑا کر دیا گیا۔ 90 میں جب حکومت ختم ہوئی تو بے نظیر بھٹو کو پاکستان میں نہیں رہنے دیا گیا اور بے نظیر بھٹو کو دوبارہ بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ آصف علی زرداری جیل میں جمع رہے۔ اگلی حکومت آئی تو پھر سیکیورٹی کا ایشو آیا اور اسی طرح اس کے بعد جب دوبارہ میاں محمد نواز شریف حکمران بنے تو بے نظیر بھٹو کو پھر دوبارہ بیرون ملک منتقل ہونا پڑا اور وہ واپسی 2007 میں موت کے ساتھ ہوئی۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پارٹی ہے جسے باقاعدہ سوچ بچار کے بعد، عوامی مشاورت کے بعد، پاکستان کے اعلیٰ دماغوں نے، سیاسی کارکنان نے ایک آئین لکھنے کے بعد، ایک عہد نامہ تیار کرنے کے بعد، ایک روڈ میپ تیار کرنے کے بعد قائم کیا تھا۔ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ غیر سیاسی ادوار اس قدر طویل ہو گئے ہیں کہ سیاسی جماعت کے لفظ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ سیاسی جماعت کچھ لوگوں کا کم سے کم نکات پر اتفاق رائے ہوتا ہے کہ ہم ملک کو اس سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے طے کیا کہ پاکستان کی معیشت سوشلزم ہوگی، پاکستان کے لوگوں کا ایمان اور دین اسلام ہوگا۔ اسی طرح 5 ایشوز ڈیسائیڈ کیے گئے اور انہیں روڈ میپ بنا کر پیپلز پارٹی نے اس پر جدوجہد کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے لیے شہید بھٹو کو گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تھا۔ پاکستان کا کوئی شاید تحصیل ہیڈ کوارٹر ایسا نہیں، تعلقہ ایسا نہیں جہاں پر بھٹو صاحب کے قدم نہیں لگے۔ بھٹو نے براہ راست انٹریکشن کیا، سیاست کو غریب ترین آدمی کے دروازے تک پہنچایا، اور یہ بات میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان کے ہر ضلع میں کم از کم 1000 قریبی دوست تھے جنہیں وہ نام سے لے کر پکارا کرتے تھے۔ اب واپس آ جائے 1988 کے بعد یا 1986 کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو۔ کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کبھی استبداد نے یہ موقع دیا کہ وہ عوام تک براہ راست رسائی حاصل کر سکے؟ ایک تو بڑا ایشو اس
जमाना में आज से 30 साल पहले बेनजीर भुट्टो का नौजवान लड़की होना था, खातून होना था। और दूसरा इशू उस वक्त भी सिक्योरिटी का इसी तरह था। बेनजीर भुट्टो को अपनी जिंदगी में कभी भी पंजाब में इस तरह मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ छोटे शहरों में कयाम का मौका नहीं मिला। शहीद भुट्टो ने एक डायरी तरतीब दे रखी थी जिसमें कारकुनान के वफादार लोगों के नाम थे। बेनजीर भुट्टो अपनी तमाम उम्र 20 साल की सियासत उसी डायरी में से नाम पढ़ पढ़ के करती चली गई। उस डायरी में से नाम पढ़ के लोगों से राब्ता होता था, उनसे टेलीफोन होते थे, बातचीत होती थी। सच ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1978 के बाद जब आखिरी बार शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को लाहौर से बेल आउट किया गया था, उनकी जमानत मंजूर हुई थी और वो रेलवे स्टेशन पर लाहौर हाई कोर्ट से पैदल तशरीफ ले गए थे, उसके बाद से कभी अवामी राब्ता का मौका नहीं मिला। सियासी जमात कोई मैकेनिक नहीं होती, कोई ऑटोमेटिक चलने वाला पुर्जा नहीं होता, कोई मशीन नहीं होती। सियासी जमात एक जीता जागता वजूद होता है। बेनजीर भुट्टो की पूरी जिंदगी और उसके बाद आसिफ अली जरदारी की पूरी जिंदगी पंजाब में बराह रास्त इंटरेक्शन का मसला रहा। फिर वही बात कि पुरानी डायरी में से नाम ले लेकर 2008 तक इलेक्शन लड़े गए। 2008 में जितने भी टिकट दिए गए थे वो बेनजीर भुट्टो अपनी जिंदगी में देकर गई थी। अब मैंने कहा कि बेनजीर भुट्टो बाप की मौत शहादत के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत की टीचर बनकर आई थी। बेनजीर भुट्टो ने ताउम्र अपनी जिंदगी में मौके तलाश किए, जद्दोजहद की कोशिश की कि वो अपोजिशन को रूल ऑफ लॉ पर, लेवल प्लेइंग फील्ड पर कायल कर सकें, मगर ऐसा नहीं हो सका। ये बदकिस्मती की बात है। दोस्त कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ की मुखालफत की। कमाल की बात करते हैं, 88 में बेनजीर भुट्टो ने वफाकी हुकूमत लेने से इनकार कर दिया था। बेनजीर भुट्टो को कुछ शराइत पर मुआहिदा के लिए मनवाने की कोशिश की। बेनजीर भुट्टो इनकार करके लाड़काना वापस चली गई थी। गुलाम इसहाक खान ने पीपल्स पार्टी के 35,000 कारकुन जो जेलों में थे, जिनमें से 900 लोगों को सजाए मौत मिलिट्री अदालतों ने सुनाई हुई थी, उनके बारे में ऐलान किया कि सबको सजाए मौत दी जाएगी और फांसियां लगाई जाएंगी, और उनके वरसा को बसों में भरकर 70 क्लिफ्टन पहुंचाया। और बेनजीर भुट्टो को उनके आंसुओं के जरिए ब्लैकमेल करने के बाद उनकी रिहाई की खातिर इक्तदार को कड़वे घूंट की तरह पीने पर आमादा किया गया था। बेनजीर भुट्टो ने जाली तरीके से, फ्रॉड से पंजाब की हुकूमत लेने की कभी कोई कोशिश नहीं की। अब आगे आ जाते हैं। 2002 में पीपल्स पार्टी के पास एक बेहतरीन मौका आया था, और मैं आज भी पंजाब में कम से कम 20% पीपल्स पार्टी के कारकुन इस बात पर यकीन रखते हैं कि बेनजीर भुट्टो की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं कहता हूं कि वो उस्ताद ही कैसा जो असूल को छोड़ दे और मौका शनासी करे। बेनजीर भुट्टो जमहूरियत की उस्ताद थी। उन्होंने मुतालबा किया कि परवेज मुशर्रफ अगर वर्दी उतार दे तो पीपीपी उनके साथ चलने पर कोशिश कर सकती है। परवेज मुशर्रफ के पास उस वक्त बहुत सारे दूसरे रास्ते मौजूद थे, लिहाजा उसने वर्दी उतारने से इनकार किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा। एक अमलियत पसंद, धड़े की सियासत करने वाला, इक्तदार की तलाश में रहने वाला इंसान इस बात को नहीं समझ सकता कि इतनी छोटी सी बात पर इक्तदार को ठोकर क्यों मारी गई। हाँ, बेनजीर भुट्टो का मुकाबला अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से या पॉलिटिकल फील्ड में, सियासत के मैदान में अपने मुकाबिल खड़े हुए लोगों से होता तो यकीनी तौर पर वो इस ऑप्शन को लेती, और उस वक्त 2002 में पंजाब और पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाकर मुमकिन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खानदान का सफाया कर देती, उनकी सियासत का सफाया कर देती। लेकिन फिर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत, ये पीपल्स पार्टी की क्यादत नहीं है, ये उससे कुछ बड़े लोग हैं, बड़े हो चुके हैं। मैंने बारहा बेनजीर भुट्टो से सुना कि क्या सारी सीटें हमने ही जीतनी हैं। उन्हें यह मसला ही नहीं होता। पाकिस्तान में हर इलेक्शन में, 88 के इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए 2 नशिस्तें महफूज की गई थी। पूरे लाहौर में पीपल्स पार्टी जीती और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सीट बचा पाए थे। ये धांधली थी, रिगिंग थी। ऐसा नहीं था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त इस कदर ताकतवर थे। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक इलेक्शन को उस अंदाज में चैलेंज नहीं किया जिस अंदाज में 77 में पीएनए ने किया था, क्योंकि
तारीख का बड़ा सबक पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती कि उन लोगों को मौका दिया जाए जो मुल्क में जमहूरियत का सफाया करने के लिए हर वक्त बहाना ढूंढते हैं। 2002 की बात चली गई, अब उससे आगे आते हैं, 2008 की बात करते हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में 116 नशिस्तें जीती और शायद मुस्लिम लीग नवाज ने 126 नशिस्तें जीती। अब फिर इस बात को याद रखें कि ये नशिस्तें दिलाने के लिए बेनजीर भुट्टो का मर्डर किया गया। बेनजीर भुट्टो जिस दिन कराची तशरीफ लाई थी उस दिन 30 लाख लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था और यह बात यकीनी थी कि पंजाब में पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत बना रही थी, मगर रीअरेंजमेंट किया गया। अब फिर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के लीडर नहीं है। मैं कहता हूं कि आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुंद छुरी से ज़िबा कर दिया। क्यों? जमहूरियत की खातर, मुखालिफिन के दिलों में नरमी लाने की खातर और हर मुखालिफ को यह यकीन दिलाने की खातर कि पीपल्स पार्टी उनके इक्तदार में आने का हर रास्ता साफ करेगी, बशर्ते कि वो जमहूरी अंदाज से तब्दीली के ख्वाहिशमंद हों। 2018 में पीपल्स पार्टी का यही किरदार था, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही किरदार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात से बड़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल है, आईनी तर्ज जिंदगी का मुस्तकबिल है, पार्लिमानी बालादस्ती का मुस्तकबिल है। और ये सब कुछ कैसे हासिल किया जा सकता है? ये सब कुछ अवामी हमायत और तायद के साथ हासिल किया जा सकता है। मैं समझता हूं, ये मेरा तज्जिया है, मुमकिन है कि आप लोग इससे इख्तलाफ करें और आपका हक है कि आप इख्तलाफ करें, कि आसिफ अली जरदारी ने 2013 में पंजाब में पीपीपी के वजूद को मिटते हुए इसलिए बर्दाश्त किया कि वो चाहते थे कि नवाज शरीफ के जहन में पीपल्स पार्टी की मुकाबला की पोजीशन की वजह से कोई लचक ना आए और वो जमहूरी रवायात और पार्लिमानी हुकूमत पर इसरार करें। बदकिस्मती है, वक्त का पाकिस्तान के साथ धोखा है, ऐसा नहीं हो सका। अब फिर मैं बात करता हूं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1978 के बाद से रिवाइवल की, रीबर्थ की कोशिश नहीं की, तो क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? सियासत एक बड़ी अजीब चीज है। सियासत में आपका वजूद कभी मुखालिफ के ताकतवर होने से कम नहीं होता। सियासत में आप कभी इसलिए खत्म नहीं होते कि आपका मुखालिफ नजरिया ताकतवर हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि रिहाइश के लिए मुफ्त प्लाट या मकान हर पाकिस्तानी का हुकूमत की जानिब कर्ज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आला तरीन तालीम की सहूलत मुफ्त मिलना हर पाकिस्तानी का हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि आला तरीन दर्जा का मुकम्मल इलाज, हर किस्म का इलाज मुफ्त मिलना हर शहरी का हक है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हर शहरी को रोजगार की दस्तयाबी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, इसके मुतबादिल कोई जमात खड़ी कर दें, कोई और ऐसी जमात खड़ी करें जो यही नारा सामने लेकर अमली तौर पर काम करके दिखा दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप ये सब कुछ ना दें और पीपल्स पार्टी को खत्म कर दें, ये मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज कभी नहीं कहती और कभी कोशिश नहीं करती कि लोगों को सेहत की सहूलियात दस्तयाब हो और मुफ्त। कमाल है, लाहौर जैसे बड़े शहर में आखिरी अस्पताल, आखिरी सरकारी बड़ा अस्पताल गवर्नर जिलानी ने बनवाया था। इसी तरह पंजाब में सेहत और तालीम की अगर कुछ सहूलतें भुट्टो के दौर के बाद वजूद में आई हैं तो वो परवेज इलाही के दौर में आई हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल पीटीआई की है। पीटीआई कहती है हमने सरकारी नौकरी नहीं देनी। पीटीआई कहती है हमने घरों की सनत को कारोबार बनाना है, तिजारत बनाना है, बड़े बड़े इन्वेस्टर कंस्ट्रक्शन में डालने हैं। पीटीआई कहती है नौकरियां देना मुल्क पर, मुआशरे पर बोझ है। पीटीआई कहती है हमने बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करना है। तो क्या ये मुतसादम नारे एक दूसरे का मुतबादिल बन सकते हैं? पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बुनियादी तौर पर एक दूसरे की डीटो कॉपी हैं, चूंकि उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक खास अंदाज में, एक खास मशीन के जरिए हुई है। उनके नारे मुख्तलिफ हैं, पीपल्स पार्टी का नारा मुख्तलिफ है। ये एक दूसरे का तबादला नहीं हो सकते, मुतबादिल नहीं हो सकते। हाँ,
पंजाब के खसूसी तौर पर पंजाब के इलेक्टोरल सिस्टम को यरगमाल बनाया गया है। 1985 या बल्कि 1981 के बलदियाती इलेक्शन के बाद से, जिसमें अवाम दोस्त लाहौर में अक्सरियत हासिल कर गए थे, उस इलेक्शन के बाद से आज तक गैर जमाती इलेक्शन हो या जमाती इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ने वालों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाते हैं। कराची बदनाम है कि एमक्यूएम ने या दहशतगर्दों ने हजारों लोग कत्ल कर दिए। क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि लाहौर में 1988 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी के 2000 से ज्यादा इलेक्शन लड़ने के लायक लोग और साबिक मुंतखब एमपीए, एमएनए और काउंसलर वगैरह कत्ल हुए हैं, गैर फितरी मौत मारे गए हैं या उनके कारोबार बर्बाद कर दिए गए हैं। जब आप मीडिया पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो एक तरफा कहानियां सुनाना बड़ा आसान हो जाता है। आपका मीडिया आपको बताएगा कि कराची में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी और बदमाशी है, वो लाहौर की पॉलिटिकल हिस्ट्री को कभी आपके सामने नहीं पेश करेगा। वो कभी नहीं बताएगा कि पंजाब में इलेक्शन से एक महीना पहले पीपल्स पार्टी के ऐसे टिकट होल्डर जिनको इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर खुफिया इदारे यकीनी तौर पर कामयाब होने वाले उम्मीदवार करार दे दें तो आईजी पंजाब या कोई और बड़ी ताकत उन अरकान, उन उम्मीदवारों के घर पहुंच जाती है और उन्हें कहा जाता है कि अगर वो मुस्लिम लीग नून का टिकट ले लेंगे, अगर वो पीटीआई का टिकट ले लेंगे तो उनका सियासी वजूद बच जाएगा, बसूरत दीगर उनकी सियासत खत्म कर दी जाएगी और पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल्स या ताकतवर लोग जो लड़ सकते थे वो लड़े। सब लोग लड़ने के लायक भी नहीं होते, अपना अपना करियर बचाने के लिए इलेक्टेबल्स पार्टी को छोड़ते चले गए। अब मेरा मुकदमा यह है कि आज भी पंजाब में वोट बैंक के एतबार से सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हाँ, इलेक्टेबल्स नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लेने वाला बंदा कोई नहीं है। जो लोग इलेक्शन की हर कीमत पर जीत में इंटरेस्टेड होते हैं वो जाहिर है कि ताकत को साथ मिलाकर खेलना चाहते हैं और ताकत की मुकम्मल मुखालफत में कोई भी शख्स ऐसा नहीं चाहता। अब इसका हल क्या हो? इसके हल के बारे में दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके बारे में मुझे शुबा है, गलतफहमी है या यकीन है कि वो पंजाब को नून लीग और पीटीआई की लड़ाई के लिए एक दफा खाली कर चुके हैं, कि ये अपने सामने हमारा वजूद देखकर खौफजदा होकर उंगली के साए में ना जाए। दूसरी सूरत भी है, आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता बिलावल भुट्टो जरदारी की जिंदगी को लाहौर में, पंजाब में कोई नुकसान पहुंचा तो विफाक को बचाने के लिए कोई आवाज शायद सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा में ना बाकी रहे। मसला यह है कि उनके दुश्मन इस बात का एहसास नहीं करते कि अफराद रियासतों को जोड़ने के लिए कितने, या पॉलिटिकल लीडरशिप से रियासतों को जोड़ती है, ताकतवर फौज कभी रियासतों को इकट्ठा नहीं रख सकती। अब इसका हल क्या है? पीपल्स पार्टी की वापसी कैसे मुमकिन है? पीपल्स पार्टी की वापसी पंजाब की जरूरत है। पीपल्स पार्टी की वापसी बिलावल भुट्टो जरदारी की जरूरत नहीं है, आसिफ अली जरदारी की जरूरत नहीं है। पंजाब के रोशन ख्याल, लिबरल, सेकुलर और सियासत करने वाले, सियासत समझने वाले सब लोगों की जरूरत है। रोजगार के लिए जद्दोजहद करने वालों की जरूरत है, अपने बच्चों की तालीम के बारे में फिक्रमंद होने वालों की जरूरत है, अपनी सेहत पर प्राइवेट अस्पतालों में छोटी से छोटी बीमारी के लिए लाखों रुपए जाया करके डेड बॉडीज उठाने वाले लोगों की जरूरत है। सब लोगों को जद्दोजहद करना होगी। मैं कहता हूं कि आज पंजाब में से ऐसे लोग जो जमहूरियत को पसंद करते हैं, रोशन ख्याल हैं, उन्हें अपनी जरूरत का एहसास करते हुए पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के लिए आगे आना होगा और बैन ही बिलावल भुट्टो जरदारी को सब खतरात, तसव्वुरात, मसाइल को भूलते हुए पंजाब के हर जिले में कम से कम 10-10 दिन रहना होगा, 1,000 लोगों से बराह रास्त इंटरेक्शन करना होगा, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना होगा। मौजूदा सूरत में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन वोट बैंक के एतबार से मैं इस बात पर शर्त लगा सकता हूं, मैं इस बात के लिए सबूत दे सकता हूं कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है। और आखिरी सबक, आखिरी इस्तदा उन लोगों के लिए, उन लोगों से, उनकी खिदमत में जो मुल्क की तकदीर के फैसले करते हैं। राजनीति संजीदा मामला है,
बरतानवी वजीर आजम चर्चिल तो कहता था कि जंग एक संजीदा मामला है जिसे जर्नैलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। मैं कहता हूं राजनीति, सरकारी मुलाजमों का काम ही नहीं होता। सरकारी मुलाजम ओबे करने के लिए पैदा होते हैं, हुक्म मानने के लिए। सरकारी मुलाजिम जितना भी ज़हीन हो जाए पॉलिसी नहीं दे सकता। हाँ, वो पॉलिसी के नक्शक दुरुस्त कर सकता है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। पॉलिसी कोई जेन्युइन सियासतदान देगा, और जेन्युइन सियासतदान जो भी पाकिस्तान में है हर आदमी जानता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा डॉट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज़।